नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अलसी की करें वैज्ञानिक तकनीक से खेती। कार्नेशन फूल की खेती से किसान हो सकते हैं मालामाल। किसान भाइयों, अलसी बहुमूल्य औद्योगिक तिलहनी फसल है। अलसी के बीज से निकलने वाले तेल का खाने के रूप में प्रयोग नहीं करते, बल्कि इससे दवाइयां बनाई जाती हैं। इसके अलावा अलसी के तेल से पेंट्स, वार्निश, पैडिंग और प्रेस प्रिंटिंग की स्याही तैयार की जाती है, जिसके चलते इसकी बाजार मांग अधिक है। इसी लाभ को देखते हुए अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं जिला शहडोल के विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत से। आपको अलसी की फसल के बारे में कुछ उन्नत तकनीकी जानकारी देना चाहता हूँ। अलसी एक अपनी रबी की फसल है जो कि तिलहनी फसल है। इसके लिए अपने को कुछ समसामयिक क्रिया कराएंगे तो आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रजाति की रहती है। अलसी तो अपन लगा रहे लेकिन अच्छी प्रजाति, अच्छा बीज नहीं लेते हैं तो अपना उत्पादन भी कम होता है। तो इसकी कुछ उन्नतशील प्रजाति हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि अपनी है जो मुख्य वैरायटी है, इसमें शेखर है, गौरव है, शीला है, आपकी रसीम है, जीवन है, मीरा है। ये अच्छा उत्पादन देती हैं और अपने क्षेत्र के लिए अच्छी वैरायटी हैं। इन्हीं का चयन करें तो आपका उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अलसी की फसल के लिए काली, भारी और दोमट मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। अधिक उपजाऊ मृदाओं की उपेक्षा मध्यम उपजाऊ मृदाएं अच्छी समझी जाती हैं। इसके अलावा भूमि में उचित जल निकास का प्रबंध होना जरूरी होता है। अलसी का अच्छा अंकुरण प्राप्त करने के लिए खेत भुरभुरा और खरपतवार रहित होना चाहिए। इसके लिए खेत को तैयार करने के लिए 2 से 3 बार हैरो चलाकर जुताई करें। इसके बाद ही कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाना आवश्यक है, जिससे नमी संरक्षित रह सके। अपन बात करें तो इसमें अगर अपने पास जैविक खाद है, गोबर की पकी हुई अच्छी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, वो 10 टन के लगभग होना चाहिए प्रति हेक्टेयर। तो उर्वरक अपने को बहुत ही कम डालने की आवश्यकता होती है। अगर नहीं भी डालें तो भी अपना अलसी उत्पादन दे देती है। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं फर्टिलाइज़र और बीज दर की। फर्टिलाइज़र एक में 30-60-30 अपन NPK उपयोग करते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि अपने को ज़्यादातर उर्वरक मिट्टी परीक्षण करवा के उनके अनुशंसा के आधार पर ही करना चाहिए। क्या रहता है कि अपन जो रिकमेंडेड डोज है उसमें कि अगर अपनी नमी, कुछ पोषक तत्वों की कमी है तो उनको अधिक बढ़ाना पड़ता है या कम करना पड़ता है। तो आप मिट्टी परीक्षण करवाएं, उसमें जो अनुशंसा की गई है उसके आधार पर ही आप इसका उपयोग करें। किसान भाइयों, असिंचित क्षेत्रों में बुआई के लिए अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा और सिंचित क्षेत्रों में नवंबर का प्रथम पखवाड़ा अलसी की बुआई के लिए उपयुक्त होता है। और उतेरा खेती के लिए धान कटने के 7 दिन पूर्व बुआई करनी चाहिए। जल्दी बोनी करने पर अलसी की फसल को फली मक्खी और पाउडरी मिल्ड्यू आदि से बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं अपन बीज दर की। बीज दर अपन जो है कि 30 से 35 किलो प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए, जो कि अच्छा उत्पादन देती है। अब अपन बात करते हैं इसमें बीजोपचार का। बीजोपचार बहुत ही आवश्यक फसल में रहता है। बीजोपचार से क्या है कि जो रोग लगते हैं, कीड़े लगते हैं और जो अपने पोषक तत्व रहते हैं, जो उर्वरक रहते हैं, उनको भी पहुंचाने का काम करते हैं। बीजोपचार में सबसे पहले अपने को फफूंदनाशक दवाई से उपचारित करना चाहिए, जो कि अपना बाविस्टीन आती है, उसकी 1 से 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित कर सकते हैं।
उसके बाद अपना कीटनाशक से उपचारित करना चाहिए, जिसमें क्लोरोपाइरीपास है, आपकी थायमेथाक्साम है। इनका अपन 1 से 2 ml मात्रा बीज उपचार कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रहता है कल्चर से उपचारित करना। इसमें अपने को PSB और राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए, जिनकी 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित कर लेते हैं। इनसे बीज उपचार करने से बहुत ही फ़ायदा होता है। जो आपके मिट्टी से लगने वाले रोग रहते हैं, बीज जनित रोग रहते हैं, वो सभी रोगों को अपन आसानी से रोक सकते हैं। और इनकी कतार से कतार जो आपका पौधे से पौधे की दूरी रहते हैं 30 से 35 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और इसकी गहराई भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, 3 से 5 सेंटीमीटर गहरा पौधा रखना चाहिए। कतार में बोनी करने से ये फ़ायदा रहता है कि अपनी जो फसल रहती है वो उचित स्थान पर रहती है, बीज दर भी कम लगता है और आपके क्या कहते हैं खरपतवार भी कम होते हैं। और अगर उसमें खरपतवार होते हैं तो निदाई गुड़ाई करने में अपने को सुविधा रहती है। दूसरी चीज़ कि इसमें पानी भी देने में अपने को सुविधा रहती है। अलसी की फसल में खरपतवार प्रबंधन के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और 40 से 45 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई करनी चाहिए। अलसी की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन के लिए पेंडिमेथालिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को बुआई के बाद और अंकुरण से पहले छिड़काव करने पर नियंत्रण आसानी से हो जाता है। और जब अपने कतार में बोनी की है तो अपन व्हील हो भी इसमें चला सकते हैं, जिससे कि व्हील हो चलाने से आपका पौधे में जो खरपतवार रहते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और उनका गुड़ाई का भी काम हो जाता है। अब खरपतवार के बाद बात करते हैं सिंचाई की। इसमें पानी की तो आवश्यकता होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर अपने पास 2 से 3 पानी है तो अपन अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर 3 पानी उपलब्ध हैं तो पहला ब्रांचिंग निकलते समय 25 से 30 दिन पर सिंचाई कर देना चाहिए, दूसरी फ्लावरिंग आने से पहले करना चाहिए और तीसरी दाना भरते समय। तो 3 सिंचाई अगर उपलब्ध है तो इस समय सिंचाई करें। अगर 2 सिंचाई उपलब्ध हैं तो अपन ने पहली ब्रांचिंग बनते समय, दूसरा दाना भरते समय सिंचाई करना चाहिए। और अगर अपने पास एक ही पानी उपलब्ध है तो अपने को ब्रांचिंग के समय ही सिंचाई कर देना चाहिए, तो भी अपना उत्पादन हो जाता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कार्नेशन फूल की खेती से किसानों के घर गुलजार हो रहे हैं। किसान पॉली हाउस में इसकी खेती कर लाखों रुपए सालाना कमा सकते हैं। आजकल बाजार में इसकी मांग बड़ी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में जिन किसानों के पास पॉली हाउस है वे इसमें कार्नेशन फूल की खेती कर सकते हैं। तो आप इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी खेती करते समय किन पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रही है बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका पटेल। किसान भाई बंधु को नमस्ते। आज पॉली हाउस में कार्नेशन का खेती कैसे किया जाएगा उसके बारे में सारा कुछ विवरणी दे देती हूँ मैं। और कार्नेशन का जो खेती है अभी जो है मुख्यतः 2 टाइप का कार्नेशन होता है, जैसे कि मालमाइसन और सीम। तो कृषि भाई बंधु के लिए सीम का जो कार्नेशन, सीम कार्नेशन का जो प्रजाति है और वही को ज़्यादातर मतलब कृषि भाई बंधु प्रीफर करते हैं। तो सीम कार्नेशन का बहुत सारा वेराइटीज़ है, जिसमें है बाल्टिको, ट्रॉपिकाना, उसके बाद है लिबर्टी, तुंद्रा, वाइट तुंद्रा एट्सेट्रा। और जो है स्प्रे कार्नेशन और जो है स्टैंडर्ड कार्नेशन 2 टाइप का है। कार्नेशन के स्टैंडर्ड टाइप किस्मों में लाल रंग के फूलों के लिए मास्टर, किलर, ग्रेंडा, रेड विलियम। पीले रंग के लिए रागियों दी सोल, पहलास, मुर्सिया, ताहती। गुलाबी रंग के लिए लीना, शरीना, पिंक सिम, कैडी, ओरियाना। और सफेद रंग के लिए व्हाइट सिम, रोमा, कैंडी वाइट, सोनसारा किस्मों का चयन करें। स्प्रे टाइप कार्नेशन के फूल ज्यादा संख्या में छोटे छोटे खिलते हैं। इसमें लाल रंग के लिए रानी कर्मा, इंजो, इतना। गुलाबी रंग के लिए करीना, मेलेडी, सिल्वर पिंक, बारबरा, मेडिया, नेटाली। पीले रंग के लिए
येलो ओडियन, एलिसिटा, लेओर, कार्टाउज। सफेद रंग के लिए आइसलैंड, एक्सेल, टिप्ड, व्हाइट रॉयल्टी आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ये सीम कार्नेशन को टर्मिनल कटिंग्स, उसका जो पौधे का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसी का कटिंग से लगाया जाता है। और इसको 20 से 21 दिन के में इसका जो पौधा तैयार हो जाती है, टर्मिनल कटिंग्स जहाँ से उसका जड़ निकल के आता है। और उसके बाद इसको हम लगाएंगे क्यारी करके, मतलब पॉली हाउस के अंदर। क्यारी का साइज रहेगा 10 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू उसका जो हाइट है उसका वो हाइट रहेगा 45 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। उसके बाद जो है ये जो कार्नेशन है इसमें हम पहले करेंगे स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेशन। तो स्टेरिलाइजेशन जो है इसी का ऑपरेशन की वजह से यहाँ पे जो जितना खरपतवार है ये नहीं कम उगेगा। उसके बाद जो है डेजोमेट, ये बहुत ही मतलब लाभदायी मतलब हर्बिसाइड बोल सकते हैं, और फंगिसाइड है और नेमाटीसाइड है जो सूत्रकृमि का, तो इसको रोकता है। इसके बाद हम जब डाइजोमेट को एप्लीकेशन करेंगे उसके 15-20 दिन बाद ही हम पौधे जो तैयार हुआ वाला उसको लगाएंगे। और इसमें नाइट्रोजन का जो मात्रा है 10 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में, और उसके बाद फास्फोरस भी 10 और ये जो पोटास का है वो 30 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। इसकी रुपाई तैयार क्यारियों में 30 सेंटीमीटर से 6 इंच की दूरी रखते हुए जिगजैग तरीके से करते हैं। रुपाई के बाद ड्रिप के माध्यम से हल्की सिंचाई करते हैं और पौधों की अच्छी बढ़वार होती रहे इसके लिए समय समय पर घुलनशील उर्वरक NPK 19-19-19, NPK 13-0-45, NPK 0-52-34 आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें फूलों की क्वालिटी अच्छी रहे इसके लिए समय समय पर 1 या 2 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं की कटाई कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेटिंग क्या है, इसको जो नेट के धागे मतलब तार से इसको ऊपर से ऊपर मतलब स्टेक बांस के या कोई लकड़ी के में उसको ऊपर करके उसको सपोर्ट देना पड़ता है चारों तरफ से और बीच बीच में ही, तो इसको नेटिंग बोला जाता है। जो नेटिंग है इसको हम देंगे 15 सेंटीमीटर, उसके बाद 30 और 35 सेंटीमीटर में, और नेक्स्ट है 50 सेंटीमीटर में, तो जो पौधे को सपोर्ट मिल जाता है। तो इसके बाद जो है ये सपोर्ट इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका जो नोड है वो मतलब बहुत आसानी से टूट जाता है, तो इसीलिए इसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक इसमें लगने वाले कीड़ों की बात है तो इसमें लाही कीट का प्रकोप होता है। यह कीट कार्नेशन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह कीट चूस कर पौधे को कमजोर करने के साथ साथ वायरस भी फैलाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथोएट दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसका दूसरा कीट है थ्रिप्स। ये नन्हा कीट पौधे का रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और उसके बाद यहाँ पे हमेशा बोरॉन का जरूर ही एप्लीकेशन कीजिए, जिसको बोराक्स वे में मिलता है वो है 0.2% बोराक्स जो है उसको स्प्रे करना है, क्योंकि यहाँ पे बोरॉन का डेफिशिएंसी बहुत दिखाई देता है। उसके बाद इसका जो फसल है 125 दिन से 170 दिन में तैयार हो जाता है, इसका फूल खिलना शुरू हो जाता है। और कार्नेशन का फसल एनुअल नहीं है, ये पेरिनियल है, मतलब 1 वर्ष में ख़त्म नहीं होती, ये देती रहती है। ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स तक ये ठीक ठाक खेती दे देगी, जो लाभान्वित हो सकते हैं हम लोग। जब फूल तैयार हो जाती है और इसमें जो 2 टाइप का मार्केट है, एक जो स्थानीय मार्केट में हम अगर बेच रहे हैं और दूसरा है दूर वाला मार्केट में बेच रहे हैं। तो स्थानीय मार्केट में जो पास वाला है, हम तुरंत जब कटाई कर रहे हैं तो तुरंत से हम उसको पानी में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब जल्दी इसका में विल्टिंग टाइप का आ जाता है और भंग, तो पानी में रखेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद उसको स्ट्रिपिंग करते जाएंगे। स्ट्रिपिंग क्या है, उसका नीचे वाला जो पत्ता है उसको निकालना, तो उसको हम निकालते जाएंगे और उसको ग्रेडिंग करते जाएंगे उसका स्टेम के लेंथ के हिसाब से। और पेटी जिसको नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वहाँ पे हम फिर इसका पॉलीथीन में थोड़ा रैप करके ऊपर भाग में, या फिर इसको जो न्यूज़पेपर में रैप करके और ऊपर में थोड़ा कुशनिंग मटेरियल देके, आइदर पुआल से या न्यूज़पेपर का छोटा छोटा बारीकी से कटिंग करके उसको देके फिर हम इसको एक्सपोर्ट।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। बदलते वक्त के साथ खेती करने के तौर तरीके भी आधुनिक हो रहे हैं। पारंपरिक खेती के अलावा आय के स्रोतों को बढ़ाने के उद्देश्य से किसान अब नई प्रणाली का भी रुख कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है एक्वापोनिक्स तकनीक। यह एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें मछली पालन के साथ सब्जियों की खेती की जा सकती है, जिससे किसान कम जगह में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो क्या है यह तकनीक, इस बारे में अपने अनुभव साझा कर रहे हैं गांव बुटाना, जिला करनाल, हरियाणा के प्रगतिशील किसान नीरज चौधरी। देखिए और लाभ उठाइए। और ये जो तकनीक है, इस तकनीक को हम एक्वापोनिक्स फार्मिंग बोलते हैं। एक्वापोनिक्स का मतलब है मछली और सब्जी एक साथ। किसान भाइयों, एक्वापोनिक्स एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें एक साथ मछली पालन और सब्जियों की खेती की जा सकती है। इस तकनीक से सब्जियों की खेती के लिए मिट्टी की सतह की जरूरत नहीं होती, बल्कि पानी की सतह पर खेती करके मछलियों के साथ ऑर्गेनिक सब्जियों की भी प्राप्ति होती है, जिससे किसान कम जगह में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमने जो ये विधि है इसको हमने कनाडा से देखा था। इजराइल में भी मैं एक बार जब विजिट करने गया था, वहाँ से भी हमने इसका आइडिया लिया था। वो लोग इसको काफ़ी बड़े स्तर पे कर रहे हैं, तो हमने देखा कैसे वो शुद्ध खाना खाते हैं, साथ में मछली उत्पादन भी ले रहे हैं। तो यही करने के बाद मैंने अपने फार्म पे आकर के इस तरीके का एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का शेड बनाया। इस शेड का जो निर्माण है ये हमने 14 फुट बाय 260 फुट लंबा हमने शेड बनाया हुआ है। इसके अंदर हमने तिरपाल की तारपोलिन की शीट डाली हुई है ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छे से रुक जाए, कहीं से लीकेज ना हो। उसी के साथ साथ हमने इसके अंदर जो शीट बनवाई है थर्मोकोल की, वो इस तरीके की बनवाई है, कल को जब इसके ऊपर फल आए तो वजन से वो शीट टूटे ना या वो पानी के अंदर दबे नहीं। तो हमने स्पेशल डिज़ाइन शीट बनवाई है जिसमें हमारे एक शीट में 3 बाई 6 की में 8 पौधे लग सकते हैं। और ये जो विधि है इसमें हमने पंगास मछली है जो पाली हुई है, इसमें हमने एयर ब्रीदर मछली डाली है ताकि उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम ना हो। और इस विधि के अंदर हमने जो सब्जियां चूज की हैं, ज़्यादातर हमने बेल वाली सब्जियां या सलाद पत्ता जैसी जो सब्जियां हैं जिनका वजन शीटों के ऊपर कम आएगा, उस तरीके की सब्जियों का हमने चयन किया है। जैसे कि इसमें शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, सलाद वाला टमाटर है, सलाद पत्ता है, हरा प्याज है, आपका ब्रोकली है। इस तरीके की जो सब्जियां हैं इसमें हमने चयनित की हैं और इसी तरीके की हम सब्जियां यहाँ पे लगाई भी। इस विधि में हम क्या करते हैं, मछली को हम रोजाना 2 टाइम भोजन देते हैं, जो पूरा पौष्टिक आहार होता है मछली का। मछली जब भोजन कर लेती है, जो उसका बचा हुआ मल होता है, उस मल के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर जो है अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, ये सभी जो तत्व हैं मौजूद होते हैं जो पौधे को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होते हैं। जैसे हम रासायनिक खाद डालते हैं अपने खेत के अंदर, यूरिया डालते हैं, उससे नाइट्रोजन बहुत भारी मात्रा में मिलती है पौधे को ग्रो करने के लिए। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे मछली का जो मल है उसके अंदर ये सभी तत्व प्रेजेंट होते हैं, जिनको पौधे की जो जड़ है, इसके अंदर शीट में जो पौधा हमने लगाया है उसकी जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, वो पानी के अंदर होती हैं। जो जितनी भी जरूरत पड़ने के पास, मतलब जितनी उसको जरूरत है उतने ही वो उसमें से नाइट्रोजन फिक्स करके पानी से ले लेता है। जो भी उसका कार्बन साइकिल है वो भी आप पानी से ले लेता है। तो ये लेने के बाद जो पौधा है वो अच्छे से बढ़ोतरी करता है, ग्रोथ करता है। दूसरा, इसमें जो फल आता है सब्जी का, वो इतना बेहतरीन आता है कि बिना फ्रिज के भी आप उसको शेल्फ लाइफ जो है 8 से 10 दिन तक बिना फ्रिज के बाहर रख सकते हो। जो उसका कलर आता है वो यूनिफॉर्म आता है, सब एक जैसा फल उतरता है इसके ऊपर, कोई भी फल के ऊपर कीड़ा नहीं लगता। जैसे कई बारी सब्जी है आपकी बेमौसमी बारिश होने की वजह से बाहर खराब हो जाती है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं किसानों के लिए, वो इस शेड के अंदर दूर हो चुकी हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है नलाई गुड़ाई की है, खरपतवार बहुत हो जाती है बाहर, तो रोज की रोज किसानों को मजदूर लगा करके खुदाई करानी पड़ती है सब्जी के अंदर। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने मिट्टी रहित जो खेती है इसमें अपनाया, हमने कोकोपीट का यूज किया है। इसके साथ साथ इसमें हमने वर्मीकुलाइट और परलाइट, ये 3 चीजें ऐड की हैं, जिसकी वजह से जो पौधा है उसकी जड़ें बहुत इजीली नीचे जा सकती हैं, मिट्टी में जो है सख्त हो जाती हैं, और ये कोकोपीट जो है नरम रहता है, जिसकी वजह से उसकी पौधे जो हैं आसानी से पानी में चल जाती हैं। और इसमें जो सब्जियों का जो फल देने का पीरियड है वो भी काफ़ी लंबा होता है। मतलब आप टमाटर अगर बाहर देखते हैं तो 3 से 4 महीने में फसल जो है उसकी खत्म हो जाती है। यहाँ टमाटर जो है 5.5 से 6 महीने तक फल देता है। किसान भाइयों, एक्वापोनिक्स खेती किसानों को कम जगह में अच्छा मुनाफा देती है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है कि जहां पानी की कमी हो या जमीन बंजर हो, वहां भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक में पारंपरिक खेती के मुकाबले 95% तक पानी की बचत होती है।
यही नहीं, एक्वापोनिक्स खेती में मिट्टी की फसल की तुलना में फसल 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ती है। कम क्षेत्र में अधिक पैदावार देने वाली ये तकनीक दोहरी कमाई का अच्छा विकल्प है। अब बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में रह करके ताज़ी सब्जियां और ताज़ी मछलियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, आप अपने घर की छत पे ज़्यादा बड़ा नहीं, आप 20 बाय 20 का एक टैंक रखें मछली का, उसके अंदर आप पानी भरें और आप एयर ब्रीदर मछली, पंगास या तिलापिया या देसी मांगुर, इन मछलियों का आप चयन करें और एक टैंक में आप 500 पीस मछलियों के डालें, जिस मछली से आपको लगभग 6 महीने के अंदर 500 ग्राम की उनकी वजन हो जाएगा, जो कि लगभग 2.5 क्विंटल के करीब आपकी यील्ड हो जाएगी। और उसमें आप 5 तरीके की सब्जियां जो आपके घर रोज जरूरत पड़ती है आपकी, वो सब्जियां उगाएं आप। उन सब्जियों से आपको ज़्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर 40 से 50 हज़ार रुपये का सब्जियों से मुनाफा होगा। तो 40 से 50 हज़ार रुपये की सब्जी मात्र आप अपनी छत से उगा सकते हैं, जिससे आप अपनी हेल्थ भी ठीक रख सकते हैं ऑर्गेनिक भोजन खा करके और मछली खा करके। साथ में आप अपना जो वातावरण है घर का, वो भी हरा भरा रख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं किसानों को सभी को सलाह दूंगा भी आप एक्वापोनिक्स की विधि अपनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं वो इसके साथ जुड़ें और मछली और सब्जी दोनों एक साथ करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उसे पूछा है ग्राम सितारा, जिला रायपुर के किसान भुवनेश सिंह ने। आप खरगोशों को रोगों से बचाने के उपायों पर जानकारी चाहते हैं, तो भुवनेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। खरगोश मांस, चमड़ा, ऊन और मनोरंजन के लिए पाला जाता है। चमड़ा, मांस और ऊन के लिए अधिकतर किसान इनका पालन कर रहे हैं। खरगोश पालन का जो भी मकसद हो, आपको इनके हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे इनसे होने वाले मुनाफे में कोई कमी न हो। अगर आप पशुपालन से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका देखरेख और प्रबंधन ठीक नहीं है तो कई समस्याएं और बीमारियां आपके बिजनेस को घाटे की तरफ ले जाएंगी। इसलिए पहले देखरेख और प्रबंधन सही रखें और अगर कोई समस्या आ जाती है तो उसका उपचार भी समय पर जरूर करें। खरगोश की अगर बात करें तो उनमें अपच की अधिक समस्या आती है, जो आमतौर पर जगह बदलने के कारण आहार में बदलाव से होता है। ऐसे में जब आप इनको किसी दूसरे जगह से लाते हैं, तो वहाँ जो आहार दिया जाता रहा हो वही अपने यहाँ भी दें और फिर धीरे धीरे बदलाव करें। ऐसा करने से अपच की समस्या नहीं रहेगी। दूसरी जो समस्या आती है, उसमें खरगोशों के कान में गंदगी जमा होने की समस्या आती है, जिसके कारण खरगोशों की मृत्यु भी हो जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए केज की साफ सफाई जरूरी है और कैंकर से ग्रस्त खरगोश के कान में बेंजाइल बेंजोएट दवा की 2 से 3 बूंदे मात्र रुई से लगाकर कान में डालते हैं, तो शुरुआती अवस्था में आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर यह बीमारी बढ़ गई हो तो उस दशा में आइवरमेक्टिन 0.2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम शरीर भाप पर लगाएं। इससे पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। तीसरी समस्या है आंखों से पानी आने की। यह समस्या खरगोशों के आवास में अधिक नमी होने से आती है। इससे बचाव के लिए केजों की बर्निंग और साफ सफाई करते रहें, जिससे अधिक नमी नहीं आए। इसके उपचार के लिए बोरिक एसिड की थोड़ी सी मात्रा पानी में घोल करके दिन में 2 से 3 बार आंख के पास छिड़कते रहें। अगर इससे भी समस्या खत्म नहीं होती है, तब आप जेंटामाइसिन या फिर न्यूरोमाइसिन की 1-1 या फिर 2-2 बूंद दिन में 3 बार आंखों में डालें। ऐसे में इसमें 2 से 3 दिन में यह समस्या दूर हो जाती है। किसान भाइयों, इस तरह से आप खरगोशों का ध्यान रखकर इस बिजनेस से अच्छा मुनाफा लेते रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस दवा का भी प्रयोग करें, पशु डॉक्टर की सलाह लें। यह स्टोरी एक वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक की सलाह पर आधारित थी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।